Hi guys, let's start with our environmental eco syllabus. So environmental eco is a pretty big syllabus, but it's very interesting because environmental eco is actually a natural progression to your SEM4 micro. तो जैसे हमने सेम4 माइक्रो के अंदर बहुत सारी पब्लिक गुड्स और ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स और हम लोगों ने वो सब कुछ करा था ना, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, नॉन राइवलरी एंड स्टफ लाइक दैट. दैट इज वेयर एनवायरमेंटल इको किक्स इन. एनवायरमेंटल इको बेसिकली टॉक्स अबाउट कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके अंदर हम लोग को क्या क्या चीजें करनी चाहिए या लाइक व्हाट आर द थिंग्स रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट दैट वी नीड टू टॉक अबाउट. So of course there's a lot of talk about atmosphere, pollution, tradable permits, Pigovian taxation and stuff like that. There's a large amount of externality and externality policies कौन सी होनी चाहिए and so on and so forth. There are a lot of reports also that they cover, but reports के अंदर ना आपके जो questions आते हैं वो काफी limited होते हैं, which is the reason why for this also, for this paper particularly, you will not have to read the readings. We'll give you everything in the notes and you're just supposed to read the notes. And obviously notes are notes will be sufficient for you to answer any question in the examinations. हम लोग का जो फर्स्ट यूनिट है वो बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है. इसके अंदर हमारी जो मेन रीडिंग है एनवायरमेंटल इको में वो कॉलस्टैट की है 2012, अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली ऑल द स्मॉलर रीडिंग्स आर्टिकल्स दैट यू डू. और यूनिट वन के अंदर अपार्ट फ्रॉम कॉलस्टैट हमारे पास एक चैप्टर है स्टैविंस का. सो स्टैविंस 1998 का चैप्टर वन है विच इज इन आवर यूनिट वन इंट्रोडक्शन. एंड उसके अलावा कॉलस्टैट वी हैव चैप्टर वन. We skip section 3. Section 3 is not needed right now. We do it later in topic 4. Chapter 2. Chapter 3, we do section 1 to 3, 4. And 3 के अंदर we skip section 3 का B, which is 47 to 52. Skip page 47 to 52. And we of course do chapter 4. There is some amount of supplementary reading also which we are not doing, and there is some reports which are required here which obviously we'll do as and when time comes. जो हमारा स्टैवेंस का चैप्टर है, स्टैवेंस के चैप्टर में से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन स्टैवेंस का चैप्टर जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए टू अंडरस्टैंड कि हम एनवायरमेंटल इको में कर क्या रहे हैं और एनवायरमेंटल इको हमारे लिए क्यों जरूरी है. व्हाट इज इट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड to be able to understand the syllabus really, really well. So, Stavin's chapter 1 mein, we talk about how we as economists, we see the environment. How we as economists see the environment. तो इसके अंदर स्टैविन ने 4 myths कवर करी हैं. The first myth is myth of the universal market. The reason I also wanted to cover this section is क्योंकि ये वाले जो यहाँ पे जो वो चीजें बोल रहा है ना, वो आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपने सेम 4 में सेम 4 के इको में करी हुई है. बट आई डोंट नो वेदर यू रिकॉल इट और नॉट, विच इज द रीजन मैं ये वाला चीज कर रही हूँ ताकि वो रिकलेक्ट हो जाए. एंड ये वाले जो कॉन्सेप्ट जब आपके पास कोर्स में बार बार दोबारा आएंगे तो आपके पास इन कॉन्सेप्ट की रिकलेक्शन हो. सो दिस इज नथिंग न्यू, दिस इज जस्ट अ रिकैप ऑफ व्हाट यू हैव डन इन सेम 4 माइक्रो. द फर्स्ट में हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उनको माना जाता है, दे बिलीव दैट, इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट मार्केट सॉल्व्स ऑल प्रॉब्लम्स. मार्केट सॉल्व्स ऑल प्रॉब्लम्स. सो व्हाई डज मार्केट सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स? सो हम लोगों ने करा था, तो जैसे हम करते आ रहे हैं, हम बोलते हैं एडम स्मिथ का इनविजिबल हैंड. तो अगर मार्केट में सरप्लस है, सो वी ऑलवेज हैड सेड दैट if this is my demand curve and this is my supply curve, and if the market is actually hovering here, then the market will have a surplus, and with the surplus in the market sellers will get a signal कि हमारे पास जो इन्वेंट्री है वो बचती जा रही है, इसका मतलब हमारी डिमांड उतनी नहीं है जितनी हमारी सप्लाई है. So we need to reduce the price. So the price will then come at the equilibrium. And if we have a price which is here, then the market will have a shortage. Shortage will signal the sellers to increase the price. This is one. Market solves all our problems also means that अगर हमारे पास किसी चीज की डिमांड है, सेज लॉ, अगर हमारे पास किसी चीज की डिमांड है तो उसकी सप्लाई अपने आप क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि अगर डिमांड है तो विलिंगनेस टू पे है.
तो अगर वो विलिंगनेस टू पे जो है वो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट से ज्यादा है, देन सप्लायर्स विल ऑटोमेटिकली मशरूम अप, और वो मार्केट अपने आप हो जाएगी. सो विच इज वाई इकोनॉमिस्ट ऑलवेज बिलीव दैट हमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, मार्केट जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करेगी, right? Which is why we have always said that market which is guided by the invisible hand is the best. Okay. अब क्या प्रॉब्लम है इस थ्योरम के अंदर? हमारे पास हमेशा दो सेट ऑफ इकोनॉमिस्ट होते हैं. देर आर इकोनॉमिस्ट हु वांट टू फाइंड दिस काइंड ऑफ अ मार्केट. हर एक मार्केट तो ऐसे नहीं फंक्शन कर सकती ना. तो इसलिए ऐसे कुछ इकोनॉमिस्ट होते हैं जो इस तरह की मार्केट को ढूंढना चाहते हैं. एंड इकोनॉमिस्ट जो होते हैं बिजनेस स्कूल्स में, वो इस मार्केट को जब ढूंढना चाहते हैं, सो दे से वी वांट टू लुक फॉर अ मार्केट इन विच बायर्स एंड सेलर्स ऑपरेट विद गुड इंफॉर्मेशन. उनके पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन है. बायर्स एंड सेलर्स ऑपरेट इन अ मार्केट जहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम है. मतलब सर्च नहीं करना पड़ता ना. अगर आपको पता है कि आपको एक चीज बेचनी है, आपको पता है कौन खरीदने चाहता है, कितने की खरीदना चाहता है. आपको कोई चीज खरीदनी है तो आपको पता है कौन बेचना चाहता है, कितने की बेचना चाहता है. So, economists, they want to find these kind of markets where there is large number of buyers and sellers. Buyers and sellers have perfect information and there is low transaction cost. ये conditions अगर meet होती हैं, ये conditions no or low transaction cost and perfect information, अगर ये conditions meet होती हैं, तो हमारे पास जो मार्केट आती है वो मार्केट हमारी एफिशिएंट हो सकती है. राइट. बट सारी मार्केट थोड़ी ना ऐसी होती हैं. ऐसी मार्केट एक होती है स्टॉक मार्केट, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सारा डेटा जो है आपका वो विजिबल हो जाता है एट एन ऐप, इन एन ऐप. एंड ऑब्वियसली देयर इज लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बिकॉज देयर इज अ स्टॉक मार्केट इन द मिडिल. आप आपस में थोड़ा ना बाय सेल कर रहे हो, मैं थोड़ी ना आपका स्टॉक खरीद रही हूँ, स्टॉक मार्केट खरीद रही है. which is why it becomes that there is a low transaction cost and there is perfect information. सॉरी. सो इन दैट काइंड ऑफ अ मार्केट बेटा, हमारा ये जो है मार्केट सॉल्व्स ऑल इट्स प्रॉब्लम्स हो जाता है. लेकिन जो बाकी मार्केट्स होती हैं, जो बाकी इकोनॉमिस्ट होते हैं जो पब्लिक पॉलिसी स्टडी करते हैं, वो बोलते हैं कि प्राइवेट मार्केट्स तो तभी एफिशिएंट हो सकती हैं. प्राइवेट मार्केट्स आर ओनली एफिशिएंट इफ देर आर नो पब्लिक गुड्स, देर आर नो एक्सटर्नैलिटीज, there is no monopoly, there is no increasing returns to scale, there is no information problem, there is no transaction cost, there is no common property problem, and no distortions. अब ये सारी कंडीशंस तो किसी भी मार्केट में मिलना बहुत मुश्किल है. इसीलिए हमारे पास जो यूजुअल मार्केट्स होती हैं, वो यूजुअल मार्केट्स जो हैं वो अपने आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकती. especially if you look at the environmental economists, they will give you examples of pollution and other externalities जो कि exist करती हैं in production of goods and services. आपके जो environmental economists हैं वो आपको और example देंगे natural economic resources का, या ओपन रिसोर्सेस का, या जैसे आपने पढ़े थे ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का, कॉमन पूल रिसोर्सेस का एक एग्जांपल देंगे, जहां पे जो मार्केट है वो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती है. एनवायरमेंटल इको का सब्जेक्ट इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो मार्केट सॉल्व नहीं करती है. अगर मार्केट प्रॉब्लम्स हमारी सारी सॉल्व कर रही होती तो एनवायरमेंटल इको एज अ सब्जेक्ट विल नॉट एग्जिस्ट. ओके, दैट इज द नंबर वन एंड द मेन मिथ. नंबर टू, हमारी सेकेंड मिथ ये है कि हमारे पास जो मार्केट सोल्यूशन है दैट वर्क्स फॉर अ मार्केट प्रॉब्लम. मतलब अगर हमारे पास, एंड ये वाला जो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ ना, ये आपके एनवायरमेंटल इको में बहुत जगह पे आएगा. सो लेट्स लिसन टू दिस केयरफुली. हमारे पास प्रॉब्लम होती है पोल्यूशन की. एंड आई एम टेकिंग द एग्जांपल जो आपने माइक्रोसेम 4 में किया. बहुत सारी फर्म्स हैं जो बहुत सारा डिफरेंट अमाउंट ऑफ पोल्यूशन प्रोड्यूस करती हैं, और वो जो पोल्यूशन प्रोड्यूस करती है उसको गवर्नमेंट जो है वो कम करना चाहती है. पोल्यूशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो ट्रेडेबल परमिट्स लॉन्च करती है. ट्रेडेबल परमिट्स का मतलब होता है, सपोज गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा पोल्यूशन 50 यूनिट्स तक आ जाए.
50 यूनिट्स ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन इज मेजरेबल। तो गवर्नमेंट क्या करती है, 5 परमिट्स इशू करती है फॉर परमिटिंग 10 यूनिट्स ऑफ पोल्यूशन ईच हाइपोथेटिकल, and then they tell the companies that you can trade it with each other, and these permits they just give it in a random manner, but the government says that you can trade them with each other. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक मार्केट क्रिएट कर दी, एक मार्केट सोल्यूशन क्रिएट कर दिया मार्केट प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम क्या था, पोल्यूशन। सोल्यूशन क्या था, उसको कंट्रोल करना था, कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ट्रेडेबल परमिट्स निकाल दिए। तो अजम्पशन ये है कि ट्रेडेबल परमिट्स में क्या होगा, अब जिसका पोल्यूशन कॉस्ट ज्यादा है, मतलब जिसको पोल्यूशन को रोकने के लिए ज्यादा कॉस्ट पड़ती है, तो वो ट्रेडेबल परमिट खरीद लेगा। जिसको पोल्यूशन को रोकने के लिए, कम करने के लिए कम कॉस्ट पड़ती है, तो वो परमिट बेच देगा। So if let's say you are a producer and I'm a producer, my cost of stopping pollution, reducing pollution is much higher than yours. Then what will I do? I will pay a price which is slightly less than my cost and buy a permit from you, and you will sell it to me because आपका जो pollution कम करने का cost है वो कम है as compared to the price that you're getting. तो आपको price मिला P, आपका cost था कम, you are happy with getting the P because then you will spend the cost and reduce the pollution. I have to pay this P to you and my cost of reducing the pollution is very high. तो मैं आपको प्राइस दे के ट्रेडेबल परमिट ले लूंगी ताकि मुझे ये कॉस्ट बियर ना करनी पड़े। दिस सेव्स गवर्नमेंट लॉट ऑफ एफर्ट, क्योंकि गवर्नमेंट को अब ये नहीं फिगर आउट करना कि किसको कितना पोल्यूशन करने देना चाहिए, हाउ मच इज द लिमिट दैट आई नीड टू सेट फॉर ईच पर्सन। गवर्नमेंट ने फिगर आउट किया कि मुझे तो पूरी इकोनॉमी में इतना पोल्यूशन ठीक लगता है और ट्रेडेबल परमिट्स इशू कर दिए। तो वी आर सेइंग कि एक प्रॉब्लम थी जिसका हमारे को लगता है, इकोनॉमिस्ट को लगता है कि मार्केट सोल्यूशन वर्क करता है। प्रॉब्लम क्या है, सी परमिट मार्केट तभी एफिशिएंसी लेगी जब परमिट मार्केट के अंदर भी हमारे पास इंफॉर्मेशन कॉस्ट नहीं होगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कंपनीज को ये नहीं पता कि दूसरे की अबेटमेंट कॉस्ट, दूसरे की पोल्यूशन रिडक्शन कॉस्ट कितनी है। उनको ये नहीं पता लगता कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन अपनी चेंज करते जाएंगे हमारी अबेटमेंट कॉस्ट, अबेटमेंट होता है पोल्यूशन कम करना। ओके, द टर्म अबेटमेंट मीन्स रिड्यूसिंग पोल्यूशन। व्हेन द फर्म रिड्यूसेस पोल्यूशन उसको हम बोलते हैं अबेटमेंट। अबेटमेंट कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट कंपनी को बियर करनी पड़ती है पोल्यूशन को कम करने के लिए। पोल्यूशन को कम करने के लिए कंपनी को क्यों कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, क्योंकि कंपनी लेट्स सपोज शुगर बनाती, उसके पास शुगर बनाने के लिए 2 फैक्ट्रीज हैं, एक जो पोल्यूशन करती है और दूसरी जो पोल्यूशन कम करती है या नहीं करती है। ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट जो है दैट इज हायर देन इसकी कॉस्ट, इसीलिए हर एक कंपनी को पोल्यूशन कम करने की कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को हम अबेटमेंट कॉस्ट बोलते हैं। ये ट्रेडेबल परमिट्स तभी वर्क करेंगे अगर ये मेरी जो परमिट्स की मार्केट है वो परफेक्ट होगी। परमिट की मार्केट तब परफेक्ट होगी अगर परमिट्स के अंदर पब्लिक गुड्स नहीं है, एक्सटर्नैलिटीज नहीं है, मोनोपोली नहीं है, ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल नहीं है, इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम्स नहीं है, इंफॉर्मेशन परफेक्ट है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, इट्स इजीली ट्रांजैक्टेबल, कॉमन पूल रिसोर्स तो है ही नहीं और डिस्टॉर्शंस नहीं है, जो कि ट्रेडेबल परमिट्स की मार्केट में नहीं होता। इंफॉर्मेशन कॉस्ट आर वेरी हाई, they do not exist, there it does not exist a perfect market for this to work, which is why people, policy makers, economists are also realizing कि ये जो solutioning हमने करी है हो सकता है ये perfect हो या ना हो, इसको हम further study करते हैं अपने environmental eco के paper में। okay, myth of market prices। मार्केट प्राइसेस का मिथ ये होता है, ये माना जाता है कि भाई इकोनॉमिस्ट जो है वो सब चीजों को मार्केट प्राइस में इवेलुएट करना चाहते हैं, एंड वी हैव आल्सो डन दैट। मुझे एक गुड खरीदना है, हाउ मच एम आई विलिंग टू पे फॉर इट विल बी मेजर्ड इन अ मार्केट प्राइस, right? So everything, our utility or our satisfaction, we normally used to get them in our money terms so that it's comparable, so that it makes sense. Util के terms में doesn't make sense ना, because utils for each person is different. Which is why it is believed that economists जो हैं वो हर एक चीज को market price के terms में देखना चाहेंगे. Economists simply want to identify an efficient degree of consumption. They want to figure out कौन सा ऐसा गुड है जो हम उनको मैक्सिमम नेट बेनिफिट देता है।
कौन सा ऐसा प्राइस है, कौन सा ऐसा गुड है जिसमें मैक्सिमम यूटिलिटी आती है. सो डेफिनेटली दे एक्चुअली हैव टू लुक इट इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस, बिकॉज अदरवाइज हाउ विल दे नो. बट इकोनॉमिस्ट आर ऑल्सो वेरी वेरी, बिकॉज दे नो कि फ्री राइडिंग इज अ रियल प्रॉब्लम. फ्री राइडिंग हम आगे भी बहुत ज्यादा करेंगे, सो आई एम इंट्रोड्यूसिंग इट अगेन हियर. फ्री राइडिंग होता है बेटा जब आप किसी चीज को पे ना करके उसका बेनिफिट लेते हो. So if somebody was to ask you that I'm installing a street light outside my house, of course that light is also going to benefit you. Do you think it will benefit you? Let's chip in. So free riding would be that this person who's actually getting benefit out of the street light refuses that he gets a benefit so that he doesn't have to pay. So free riding is, reducing or saying that you don't have a satisfaction so that you can reduce your payment. इकोनॉमिस्ट को फ्री राइडिंग के बारे में पता है, इसीलिए वो उनको पता है कि अगर वो पूछेंगे तो कोई उनको ऑनेस्ट रिस्पॉन्स देगा नहीं. क्योंकि वो ऑनेस्ट रिस्पॉन्स नहीं देगा, इसीलिए इकोनॉमिस्ट जो है वो मार्केट प्राइस नहीं यूज करते. They are not trying to convert the values in monetary terms. They just want to convert them to a common term so that they can add it. I'll give you an example. Suppose an economist is trying to figure out what is the value of clean air in an area. Because once they figure out the value of this clean air, they will decide whether to install a plant which cleans the air in that area or not. Okay. So to figure out whether to install a plant or not, they have to figure out कि clean air का satisfaction, utility हर एक individual के लिए कितना है. और वो जो measure होगा वो उनको एक common measure में चाहिए. सो बेसिकली लेट्स सपोज दैट आई से ठीक है मुझे रुपीज में नहीं चाहिए. मैंने आपको बोला कि मुझे बताओ कि आपके लिए क्लीन केयर कितनी कितनी इंपॉर्टेंट है. आई डोंट वांट रुपीज, सो बट आई नीड टू हैव समथिंग विच आई कैन ऐड ना, विच आई कैन एग्रीगेट. सो सपोज आई से कि ठीक है इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट टाइम. टेल मी हाउ मेनी आवर्स ऑफ योर डे आर यू विलिंग टू गिव टू गेट क्लीन एयर. एटलीस्ट आई नीड दैट कॉमन मेजर. मुझे एक कॉमन वो मेजर चाहिए जो मैं सबका एग्रीगेट कर पाऊँ. अदरवाइज मैं कैसे फिगर आउट करूंगी कि इस सोसाइटी के लिए हाउ मच इज क्लीन एयर वर्थ. सो इट्स नॉट अबाउट प्राइसेस, इट्स अबाउट अ कॉमन मेजर ऑफ यूनिट. और वो कॉमन मेजर ऑफ यूनिट कोई भी हो सकता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर इज अ मिथ ऑफ एफिशिएंसी. Now efficiency of all, you guys have done in detail at many places. एफिशिएंसी होता है जब हम लोग अपने डिमांड और सप्लाई, डिमांड वो जो सारे के सारी सोसाइटी का हो, सप्लाई भी वो जो साइज की सारी सोसाइटी का हो, डिमांड एंड सप्लाई के इंटरसेक्शन पे वर्क करते हैं, उसको हम एफिशिएंसी बोलते हैं. लेकिन हमें पता है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नैलिटीज, बिकॉज ऑफ मोनोपोली एंड बिकॉज ऑफ मेनी अदर रीजंस एफिशिएंसी डू नॉट एग्जिस्ट. हाउ? लेट्स टेक मोनोपोलीज एग्जांपल. मोनोपोली में क्या होता है? मोनोपोली में you have a demand curve, you have a MR curve, and you have an MC curve. Monopolist produces at this point. Monopolist produces a QM and charges the price PM. So the equilibrium of monopoly is at QM. लेकिन जो हमारा efficiency है वो तो demand equal supply पे होता है ना, and MC is the supply curve. So efficiency happens at 1 but monopolist produces at 2. So monopoly वो एक equilibrium है जो efficient नहीं होता. So monopoly gives us an equilibrium which is not efficient. Similarly, but with the presence of externalities, we have equilibriums which are not efficient. और ऐसे हमें बहुत सारे cases दिख जाते हैं जहाँ पे efficiency नहीं आती है. लेकिन efficiency में हमें interest इसलिए होता है क्योंकि वो welfare maximize करता है society का. Having said that, economists don't only care about efficiency in production of resources, production of goods and services. They also talk about a lot about distributional equity. Distributional equity. Equity, which means what? कि जब हम अपने गुड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसको हम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें कि वो डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल हो. ऐसा नहीं है किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम. वो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए कि वो इक्विटेबल हो. इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशनल इक्विटी जो है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है. तो ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिस्ट सिर्फ एफिशिएंसी में इंटरेस्टेड है, दे आर इंटरेस्टेड इन मेनी अदर थिंग्स एज वेल. बट
why are we studying all this? What does all this mean in their own terms? What all this means in their own terms is that परफेक्ट मार्केट्स एग्जिस्ट नहीं करती. रियल लाइफ में जो हमने अभी तक पढ़ा है वो बहुत अलग होता है. इसीलिए हमारे को पॉलिसीज और टेक्निक स्टडी करने की जरूरत है जो हमारी रियल लाइफ में भी वर्क करे. And to be able to study those, we need an environmental eco paper in which we will study how whatever we have studied theoretically in our courses so far can be done in a practical manner, right? फर्स्ट यूनिट इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन. हम सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि इन्वायरमेंटल इको में प्रॉब्लम्स क्या हैं, हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो हम बाद में करेंगे. ओके, सो योर फर्स्ट यूनिट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंटल इको. अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स कि भाई हमारी जो एनवायरमेंटल इको है वो होती क्या है, इसके अंदर हमारे नॉर्मेटिव पॉजिटिव पर्सपेक्टिव्स क्या होते हैं, एवरीथिंग बेसिकली दैट यू हैव डन अर्लियर. It's just that we are just trying to understand and we are trying to apply everything that we have done so far, so that when we go to later chapters and we start correcting those issues, we have a basic background of everything that we have done. Okay, but whatever we have done in micro sem 4, I'm not going to assume that you've already done it so you know it. We're going to still do everything from a basic standpoint. Okay, so this was just Stavin's chapter.